हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो संभावना है कि आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग या फिर शिमला बोर्ड के पेपर 1 में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हमने 5 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई हैं, तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हिस्ट्री क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आपका कोई भाई बहन या फिर दोस्त गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो तो उसके पास भी हमारी वीडियोस को शेयर कर दिया करें। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। द रेवोल्यूशनरी लाइक अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लाहिड़ी वर ऑल एसोसिएटेड विद। तो अशफाक उल्ला खान हो गए, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारी किससे जुड़े हुए थे? तो यह किससे जुड़े हुए थे वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये सारे के सारे जो है तो द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस है, यानी कि काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो काकोरी षड्यंत्र केस है, अब इसको जो है तो काकोरी षड्यंत्र केस नहीं कहा जाता। तो अब इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है काकोरी ट्रेन एक्शन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 2-3 पॉइंट्स आपके यहीं पर क्लियर हो गए कि ये जो काकोरी षड्यंत्र केस है, ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1925 में। एग्जैक्ट डेट अगर मैं आपको बताऊं तो 9 अगस्त 1925 को जो है तो काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। अब इस षड्यंत्र केस से जो है तो कौन-कौन व्यक्ति शामिल थे, वो भी आपको यहाँ पर पता चल गया, क्योंकि इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बनते हैं कि कौन जो है तो द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस से जो है तो जुड़े हुए हैं। तो आपको पता चल गया अशफाक उल्ला खान हो गए, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, और यही नाम बार-बार जो है तो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, यहाँ से कुछ और भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि ये जो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, तो इसमें टोटल कितने लोगों को हिरासत में लिया गया था? तो टोटल यहाँ पर 40 लोगों को हिरासत में लिया गया था और 29 व्यक्तियों पर ही यहाँ पर मुकदमा चल पाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, इनको ब्रिटिश पुलिस जो है तो गिरफ्तार नहीं कर पाई थी, ये आपको ध्यान में रखना था। जो मैंने आपको अभी बताया कि 29 व्यक्तियों पर यह मुकदमा इन्होंने चलाया था, तो उनमें चंद्रशेखर आज़ाद को ब्रिटिश पुलिस के द्वारा गिरफ्तार जो है तो नहीं किया गया था या फिर नहीं कर पाई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो काकोरी षड्यंत्र केस है, ये किन के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था? किस संगठन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था? तो वो संगठन का नाम है HRA, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार जो है तो एग्जाम में पूछा गया है कि ये काकोरी षड्यंत्र केस किसके द्वारा जो है तो करवाया गया था? तो वो HRA के सदस्यों के द्वारा करवाया गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा करवाया गया था। अच्छा, ये जो HRA है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1924 को की गई थी और आपको यहाँ पर पता चल गया 1924 में HRA की स्थापना की गई और 1 साल के बाद ही काकोरी षड्यंत्र केस यानी कि 1925 में हो जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक की पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ महावीरा आर कंटेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। तो महावीर की जो मूल शिक्षाएं हैं, तो वो किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने हमीरपुर बोर्ड से लिया हुआ है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि महावीर की जो मूल शिक्षाएं हैं, वह किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? क्या वह अंग ग्रंथ में संग्रहित हैं, पूर्वा में है, त्रिपिटक में है या फिर जातक ग्रंथ में है? तो वह किस में है? तो वो है पूर्वा ग्रंथ में। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, यहाँ पर बात आई है जैन धर्म की। आप सभी को पता है महावीर जी का संबंध जो है तो जैन धर्म से हुआ है। अब यहाँ पर बात आई है जैन धर्म की। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव, ये आप सभी को पता होगा। और ऋषभ देव के पिता का नाम एक एग्जाम में जो है तो क्वेश्चन बना हुआ था कि इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था राजा नाभी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि जैन धर्म के संस्थापक या फिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे ऋषभनाथ। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था राजा नाभी। अच्छा, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? आप सभी को पता है कि अब हमीरपुर बोर्ड हो गया, हमीरपुर बोर्ड भी जो तो प्रतीक चिन्ह पूछा करता था कि किस
जैन धर्म के जैसे पहले तीर्थंकर हो गए, 22वें हो गए, 23वें हो गए, तो इनके प्रतीक चिन्ह भी बहुत बार जो है तो हमीरपुर बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं। तो इनका प्रतीक चिन्ह था सांड, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे अरिष्ट नेमी, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह था शंख, ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें कौन थे? तो वो थे पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आप सभी को पता है कि जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो वह कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी, ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए। अच्छा, महावीर स्वामी की यहाँ पे बात आई है, तो मैं आपको बार-बार यहाँ पर बताता हूँ, जब भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की बात आती है, तो उनका एक तो जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी, वो आपको देखो पता होना चाहिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया, ये जो महावीर स्वामी थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत बार एग्ज़ाम में बना हुआ है। तो इनका प्रतीक चिन्ह था शेर, या फिर जिसको हम सिंह बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। महावीर स्वामी जी की जन्म जो है तो कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था वो आपको पता होना चाहिए। तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व यानी कि बीसी में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 468 468 बीसी में जो है तो इनकी मृत्यु हो गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हमने बात की थी पूर्वा ग्रंथ की। आपको यहाँ पर पता चल गया कि महावीर की जो मूल शिक्षाएँ थी, वो किस ग्रंथ में संग्रहित थी? तो वो थी पूर्वा ग्रंथ में संग्रहित। यहाँ से भी देखो कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि पूर्वा का अर्थ क्या होता है? तो पूर्वा का अर्थ होता है पहले। अच्छा, ये जो पूर्वा ग्रंथ थे, तो टोटल पूर्वा ग्रंथों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? तो वो थी 14, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है कि जैन धर्म के सिद्धांतों की चर्चा किस पुस्तक में की गई है? तो जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, उनकी चर्चा अंग पुस्तक में की गई है, जो कि ऑप्शन ए में देकर के रखा है। और टोटल अंगों की संख्या कितनी है? टोटल अंग की संख्या कितनी है? तो वो है 12, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो अंग हैं, इन्हीं अंगों को समझने के लिए उपांगों की रचना की गई थी। तो टोटल उपांग कितने हैं? वो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो टोटल उपांग कितने हैं? तो वो है 12। तो यहाँ पर आपके कुछ एक पॉइंट्स क्लियर हो गए। ये जो मैंने आपको बताया पूर्वा ग्रंथ, टोटल पूर्वा ग्रंथ कितने हैं? तो वो है 12। फिर मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया कि ये जो जैन धर्म के सिद्धांत थे, इनकी चर्चा कौन-सी पुस्तक में की गई है? तो वह अंग पुस्तक में की गई है। अंग टोटल कितने हैं? तो वो है 12। और इन्हीं अंगों को समझने के लिए उपांग की रचना की गई, और उपांग भी टोटल कितने हैं? तो वो है 12। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। आपका टीजीटी का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उस एग्ज़ाम के लिए इस तरह के क्वेश्चंस बनना जो है तो लाज़मी है। अच्छा, जिस तरह आप सभी को पता है कि बौद्ध धर्म में टोटल संगतियाँ कितनी हुई थी? तो वो हुई थी 4। उसी तरह जैन धर्म में भी कितनी संगतियाँ हुई थी? तो वो हुई थी 2। अच्छा, पहली कब हुई थी? तो पहली हुई थी 300 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्रा में। अध्यक्ष यहाँ पर कौन थे? तो अध्यक्ष थे यहाँ पर स्थूलभद्र, ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, दूसरी जैन संगति कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी? तो जो दूसरी जैन संगति 6th एडी में हुई थी, यानी 6ठी शताब्दी में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? वल्लभी गुजरात में हुई थी। और यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ये सारे के सारे देखो आपको ध्यान में रखने हैं। इन बेसिक क्वेश्चंस को आप जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, उतना कम है, तभी ये क्वेश्चंस याद होते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हिच रूलर इज मोस्ट फेमस फॉर बिल्डिंग ए लार्ज नंबर ऑफ कैनल फॉर इरिगेशन? तो कौन सा शासक सिंचाई के लिए अधिक संख्या में नहरों को बनाने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो वह कौन है? तो वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन बनता है। जब भी आपसे पूछा जाए कि सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन-सा था? जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वह कौन था? तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। मैंने आपको अभी क्या बताया? जब भी आपसे पूछा जाएगा कि सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन-सा था? तो वह कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। बट इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिंचाई के लिए बहुत सारी नहरों का निर्माण करने वाला कौन-सा था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। ये आपको ध्यान में रखना है, और ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो थी गयासुद्दीन तुगलक ने। अच्छा, ये जो तुगलक वंश है, तो तुगलक वंश का शासनकाल देखो आपको पता होना चाहिए। तो तुगलक वंश का शासनकाल है 1320 से लेकर के 1398 तक। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस भी एग्जाम में बन जाते हैं। बाकी फिरोज शाह तुगलक की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो इनसे संबंधित बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन इनसे बनता है कि सल्तनत काल में पूरी तरह इस्लामिक मान्यताओं पर आधारित राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने ही। दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है कि ब्राह्मणों पर
जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? तो वो यही था फिरोज शाह तुगलक, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी ने क्या किया था? इसी ने 24 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया था और केवल 4 प्रकार के कर इसने लगाए थे। और वो 4 प्रकार के कर कौन-कौन से थे? तो उनमें खम्स, खराज, जजिया और ज़कात, ये 4 प्रकार के कर इसने इंट्रोड्यूस किए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, सल्तनत काल में सबसे अधिक दासों की संख्या किसके शासनकाल में होती थी? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो सल्तनत काल में सबसे अधिक दास कौन रखता था? तो वह जो है तो फिरोज शाह तुगलक ही रखता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इन्हीं दासों की देखभाल के लिए इसने एक विभाग भी बनाया था, जो कि आपके हमीरपुर बोर्ड में बहुत बार जो है तो पूछा गया है। तो इन्हीं दासों की देखभाल के लिए उसने एक विभाग बनाया है, दीवाने बंदगान। मैंने आपको क्या बताया? दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की है? तो वो की है फिरोज शाह तुगलक ने। क्योंकि सल्तनत काल में सबसे अधिक दास कौन रखता था? फिरोज शाह तुगलक। और इन्हीं दासों की देखभाल के लिए इसने एक विभाग बनाया, दीवान ए बंदगान। क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीवाने बंदगान का संबंध किससे था? तो दासों से था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको पता ही होने चाहिए। फिरोज शाह तुगलक का आप सभी को पता है कि इसने हमारे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पर भी आक्रमण किया था और ज्वालामुखी मंदिर को इसने लूटा था। लगभग 1300 संस्कृत पुस्तकें यह उठा करके लेके चला गया था। यह आप सभी को पता होगा। तो यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कब फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा पर जो है तो आक्रमण किया था? और दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? वो आप देखो नीचे कमेंट में मुझे बताओगे। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। बाकी देखो, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। और अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर भी फॉलो जरूर कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक देखो कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पन वॉज, तो हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? क्या वह फेयरली इगैलिटेरियन यानी कि काफी समतावादी थे, या फिर स्लेव स्लेव लेबर बेस्ड दास श्रम आधारित थे, या फिर कलर वर्ण बेस्ड रंग वर्ण आधारित थे, या फिर कास्ट बेस्ड जाति आधारित थे? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी कैसी थी, सोशल सिस्टम कैसा था? तो वह कैसा था? तो वो था फेयरली इगैलिटेरियन यानी कि काफी समतावादी। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो फेयरली इगैलिटेरियन है, इसका मतलब क्या होता है? कुछ एक बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। तो इसका मतलब होता है इक्वालिटी। एक तो होता है इसका मतलब इक्वालिटी, और एक इसका मतलब होता है इक्वल राइट्स। क्या मैंने आपको बताया? एक तो इसका मतलब होता है इक्वालिटी और एक इसका मतलब होता है इक्वल राइट्स। यानी कि यहाँ पर जो है तो इक्वालिटी और इक्वल राइट्स की बात की जाती थी, यानी कि समानता और समान अधिकार की यहाँ पे बात की जाती थी। उसी को फेयरली इगैलिटेरियन यानी कि समतावादी बोला गया। ये आपको पता चल गया। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। हड़प्पा सभ्यता की यहाँ पे बात आई है, तो आप सभी को पता है हड़प्पा सभ्यता से जितने भी क्वेश्चंस हमीरपुर बोर्ड में पूछे गए हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1921 में की गई थी। अच्छा, ये जो हड़प्पा है यह कौन सी नदी के किनारे है? तो यह रावी नदी के किनारे है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मोहनजोदड़ो, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1922 में की गई थी। और ये जो मोहनजोदड़ो है, यह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये आप सभी को पता होगा। अच्छा, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका टोटल एरिया कितना था? ये भी मैं आपको बहुत बार बताता हूँ। तो इसका टोटल एरिया था 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अप्रॉक्स में देखो आपको ध्यान में रखना है, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये आपको पता चल गया। अब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसी को नगरीय सभ्यता बोला जाता है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता बोला जाता है, और कांस्य युगीन सभ्यता भी इसी को बोला जाता है। एक मैप के थ्रू मैं आपको बहुत बार बताता हूँ, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? तो इसका सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? तो वो था मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है और चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था? तो सबसे दक्षिणी स्थल था दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है और प्रवर या फिर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी स्थल सुतका गैंडोर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है और यह दास्क नदी के किनारे देखो स्थित है। और सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है? सबसे पूर्वी स्थल जो है तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा था? तो वो था आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और कौन सी नदी के किनारे यह स्थित है? तो हिंडन नदी के किनारे यह स्थित है। तो ये क्वेश्चंस बहुत बार देखो हम रिवाइज करते रहते हैं और इन क्वेश्चंस को आपको रिवाइज ही करना है।
यही वो देखो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 3-4 नंबर से पीछे कर देते हैं। तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस को बार-बार जो है तो रिवाइज़ करना है, जो गलती आपने पहले कर दी थी, वो गलती इस बार जो है तो नहीं दोहरानी है। यहाँ पर कुछ हट के हम यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि क्या क्या जो पर्दा प्रथा थी, वह सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी या फिर नहीं? तो ये आपने ध्यान में रखना है। जी हाँ, जो पर्दा प्रथा थी, वह जो है तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी, ये आपको पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित थे या फिर नहीं थे? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वह तलवार से परिचित नहीं थे। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। यहाँ से देखो 2 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूँगा। एक तो कालीबंगन और एक लोथल। कालीबंगन कौन-सी स्टेट में है और यह किस नदी के तट पर है, वो आप नीचे कमेंट में मुझे बताओगे। और लोथल, यह कौन-सी स्टेट में है और कौन-सी नदी के किनारे यह स्थित है, वो आप नीचे कमेंट में देखो मुझे बताओगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हू वाज एडमायर्ड एज टेम्पटस हिंदू इन 1893 इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस इन शिकागो? तो 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक संसद में उग्र हिंदू के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? अब आप सभी को पता ही होगा कि जब प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1893 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? यूएसए के शिकागो में हुआ था। 2 पॉइंट तो देखो आपके यहीं पर क्लियर हो गए। तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन जब हुआ था 1893 में शिकागो में हुआ था, तो उस समय इंडिया की इंडिया को किसने जो है तो रिप्रेजेंट किया था? तो वो किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर उनको जो है तो विश्व प्रसिद्धि यहाँ पर मिल गई थी। ये भी आपको पता चल गया। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक संसद में उग्र हिंदू के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? तो वह स्वामी विवेकानंद जी को जो है तो सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पर बात आ गई स्वामी विवेकानंद जी की। मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि जब भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की अगर बात आ जाए तो उनका एक तो जन्म और उनकी मृत्यु ये कब हुई थी वो देखो आपको पता होने चाहिए। मान लो अगर आपसे टीजीटी कमीशन के एग्जाम में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था अगर वो क्वेश्चन पूछ लें, तब तब आप सभी ऐसा बोलोगे कि हाँ वो सिर्फ और सिर्फ जो है तो बेसिक ही क्वेश्चन था। बट यहाँ पर भी आपको समझना पड़ेगा कि यही वो बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको पता नहीं होते। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 1863 1863 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1902 में। ये 2 पॉइंट पहले आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, ये जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ और भी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, आप सभी को पता होगा ये जो स्वामी विवेकानंद थे, इनके गुरु का क्या नाम था? तो वो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, ये जो स्वामी विवेकानंद थे, अगर मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया कि इनका मूल नाम क्या था, तो वो था नरेंद्र नाथ दत्त। तो इनको स्वामी विवेकानंद नाम किन्होंने दिया था? वो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो खेतड़ी के राजा ने इनको स्वामी विवेकानंद नाम दिया था, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ और क्वेश्चंस की भी अगर बात करें, आप सभी को पता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो तो किनके द्वारा की गई थी? तो वह स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1897 1897 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से 2 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूँगा, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। एक तो आर्य समाज की स्थापना किन्होंने की थी? वो आप नीचे कमेंट में बताओगे। और एक ब्रह्म सभा की स्थापना किन्होंने की थी? वो भी आप देखो नीचे कमेंट में मुझे बताओगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन। तो रॉलेट एक्ट कब जो है तो पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट जो है तो कब पारित किया गया था? तो वह 1919 में पारित किया गया था। आप सभी को पता होगा। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कानून के तहत आप सभी को पता है क्या-क्या हुआ था? इसी कानून के तहत जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो शुरू से हम यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी पूरी डेट आपको पता होनी चाहिए कि रॉलेट एक्ट को कब पारित किया गया था। एग्जैक्ट डेट अगर मैं आपको बताऊँ तो मार्च 1919 को जो है तो इस कानून को पारित किया गया था, इस एक्ट को पारित किया गया था। अब इसी एक्ट के विरोध में आप सभी को पता है कि अमृतसर में नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। और इन दोनों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है तो बिना किसी कारण जो है तो गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद लोग आए, लोगों ने शांतिपूर्वक जो है तो प्रदर्शन चालू किया। और कहाँ पर किया था? जलियांवाला बाग में। और कब किया था? तो वो करने लगे 13 अप्रैल 1919। और इस दिन क्या था? तो इस दिन जो है तो बैसाखी का दिन था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बाद में आप सभी को पता है कि क्या हुआ था। जो वहाँ का सैनिक अधिकारी था, जो अमृतसर का जो सैनिक अधिकारी था जनरल डायर, तो उसने गोली चलाने के आदेश यहाँ पर दे दिए थे। बाद में आप सभी को पता है क्या हुआ था।
तो यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पता चल गया, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 में इसको जो है तो पारित किया गया था। आपको यहाँ पर पता चल गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वो कब हुआ था? मैंने आपको अभी बताया, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन जो है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये भी आपको पता चल गया। अब यहाँ से कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं। जब रॉलेट एक्ट को पारित किया गया, या फिर हम कह सकते हैं जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे चेम्सफोर्ड। कौन थे? चेम्सफोर्ड। ये आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया उस समय अमृतसर में सैनिक अधिकारी कौन थे? तो सैनिक अधिकारी कौन थे? तो वो थे जनरल डायर। मैंने आपको क्या बताया? जनरल डायर। और एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि उस समय अमृतसर शहर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो वो थे माइकल ओ डायर। ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो माइकल ओ डायर हैं, इनकी हत्या किन्होंने की थी? तो माइकल ओ डायर उस समय जो है तो अमृतसर शहर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे। आप सभी को पता है, इन्होंने ही जो है तो सैनिक अधिकारी जो जनरल डायर था उसको हायर किया था। बाद में चलकर उसी ने जो है तो गोली चलाने के आदेश दे दिए। तो ये जो माइकल ओ डायर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था, इसकी हत्या किसने की थी? तो इसकी हत्या जो है तो हमारे महान भारतीय क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर की हत्या सरदार उधम सिंह के द्वारा जो है तो की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी आप सभी को पता होगा, सरदार उधम सिंह, इनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। तो इनके ऊपर एक मूवी बनी हुई है। तो उस मूवी में सरदार उधम सिंह का किरदार जो है तो किन्होंने अदा किया है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो किया है विकी कौशल ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं आपको बता रहा था, क्या अभी हाल फिलहाल जो है तो संभाजी महाराज के ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नाम है छावा। तो छावा मूवी में संभाजी महाराज का रोल जो है तो किन्होंने प्ले अदा किया है हुआ है? तो वो भी विकी कौशल ही है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जलियांवाला बाग की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। तो अभी हाल फिलहाल आप सभी को पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक मूवी बनी है जिसका नाम है केसरी चैप्टर 2। तो उस मूवी में सर शंकरन नायर की भूमिका किन्होंने निभाई है वो भी आप देखो मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चंस आप सभी को पता है सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संभावना है कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बार-बार यहाँ पर बोलता हूँ कि अगर कोई बिल्कुल बेसिक से तैयारी करने वाला बच्चा है, या जब भी आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक में आ जाएँ, तो आप सभी को पता है, जैसे हिस्ट्री की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमीरपुर बोर्ड में पूछे गए हैं, तो उनसे संबंधित वीडियोज़ हमने डिस्कस ऑलरेडी जो है तो की हुई हैं। टोटल 45 वीडियोज़ हमने जो है तो हिस्ट्री से संबंधित, हिस्ट्री क्वेश्चंस से संबंधित जो है तो ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई हैं, जो कि आपके हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए थे। तो उन क्वेश्चंस को भी आपको जरूर से जो है तो चेकआउट करना है। आपको यहाँ पर पता चलना चाहिए कि किस तरीके से हमीरपुर बोर्ड क्वेश्चंस को पूछा करता था। आपको यहाँ पर पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस वह पूछते थे। तो टोटल ये जो 45 वीडियोस हैं, तो इन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के लास्ट में भी मैं डाल दूंगा। तो वहां पर जाकर के भी आप उन वीडियोस को चेकआउट कर लेना। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच मुगल एम्परर गेव लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए कौन से मुगल शासक ने भूमि प्रदान की थी? तो ऑब्वियसली किसने की थी? तो वो की थी अकबर के द्वारा। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप सभी को पता ही होगा कि हमीरपुर बोर्ड अकबर का कितना फेवरेट था, अकबर से कितने सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते थे। तभी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो हमने 45 वीडियोज प्रीवियस हिस्ट्रीज की डिस्कस की हुई है, तो वो आपको जरूर से जो है तो चेकआउट करनी है। टोटल देखो 45 तो आपको नहीं देखनी है, आप लास्ट की 30 वीडियोस भी देख लेंगे, वो आपके लिए काफ़ी हो जाएगी। क्योंकि बहुत कुछ हमने जो है तो डिटेल में वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैंने आपको वहाँ पर बताए हुए थे, जो कि एग्जाम्स में बने हुए हैं। तो वो भी आपको जरूर से चेकआउट करने हैं। बाकी यहाँ पर बात आई थी कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए किस मुगल शासक ने भूमि प्रदान की थी? तो वो थे अकबर। अच्छा, अकबर ने किनको जो है तो भूमि प्रदान की थी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो गुरु अमरदास थे, तो जो कि सिखों के तीसरे नंबर के गुरु थे। तो गुरु अमरदास की जो पुत्री थी, और उस पुत्री का क्या नाम था? तो वो था बीबी भानी। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। तो गुरु अमरदास जो कि सिखों के तीसरे नंबर के गुरु थे, उनकी पुत्री थी बीबी भानी। तो इन्हीं को, बीबी भानी को जो है तो 500 लगभग जो है तो 500 बिग्गा भूमि जो है तो किन्होंने दान में दी थी? तो वह अकबर ने दी थी। और यही आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, तो ये आपको पता चल गया। और ये जो बीबी भानी थी, इनके पति का क्या नाम था? ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो इनके पति का नाम था रामदास, जो कि सिखों के चौथे नंबर के गुरु बन गए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात आई है अकबर की। तो अकबर की जब भी बात आती है तो आप सभी को पता है,
अकबर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अकबर का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 1542 में। अकबर का राज्याभिषेक कब किया गया था? 1556 में किया गया था पंजाब के कालानौर में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अकबर का जो संरक्षक था, जिसका नाम था बैरम खां, तो बैरम खां का पतन या फिर बैरम खां की मृत्यु कब हुई थी? तो वो हुई थी 1560 में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अकबर ने हरमदल से मुक्ति और अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? तो अकबर को हरमदल से मुक्ति और अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 में। ये भी आपको पता चल गया। अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा पर जो कर लगाया जाता था, उसको कब समाप्त किया था? 1563 में समाप्त किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकबर के द्वारा जजिया कर की समाप्ति कब की गई थी? तो जजिया कर की समाप्ति 1564 में की गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो की थी 1582 1582 में। और इकलौता हिंदू कौन था दीन इलाही धर्म को स्वीकारने वाला? वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। और उसके बाद अकबर के द्वारा अंतिम जो अभियान था, अंतिम जो आक्रमण था, वह किसके विरुद्ध किया गया था? तो वह असीरगढ़ के विरुद्ध किया गया था। और कब किया गया था? 1601 की बात है। और लास्ट में अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैं आपको बार-बार अकबर से संबंधित बताता हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा, अकबर की सबसे प्रसिद्ध पत्नी का क्या नाम था? अकबर की सबसे जो प्रसिद्ध पत्नी थी, उनका नाम क्या था? वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। अगर आपको नहीं आता है, गूगल पे जाओ, सर्च करो और सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। बाकी जो हमने प्रीवियस 45 हिस्ट्री की वीडियोस बिल्कुल डिटेल में डिस्कस की हुई थी, जो हमीरपुर बोर्ड में क्वेश्चंस हिस्ट्री से संबंधित पूछे गए थे, वो आप अभी जो है तो स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।